जैसा कि आप लोगों को पता है कि इलेक्ट्रिकल मशीन का हर टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। चाहे आप कोई भी इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड एग्ज़ाम दीजिए, आपको मशीन हर टॉपिक से पूछा जाता है। और इसलिए अभी हम सिंक्रोनस मशीन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसमें आपको एमसीक्यू के थ्रू एमसीक्यू करेंगे और उसके थ्रू जो भी कॉन्सेप्ट होगा उससे रिलेटेड उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे। मतलब ये है कि अगर आपको सिंक्रोनस मोटर नहीं पता है बिल्कुल भी, तब भी कोई टेंशन की बात नहीं है। मैं यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट आपको बताते चलूँगा। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहले हम लोग सिंक्रोनस जनरेटर पढ़ेंगे। सिंक्रोनस जनरेटर या उसको अल्टरनेटर भी बोला जाता है, और उसके बाद सिंक्रोनस मोटर। तो पहला क्वेश्चन है, टर्बो अल्टरनेटर हैव रोटर ऑफ। जो टर्बो अल्टरनेटर्स होते हैं उसके जो रोटर होता है उसका क्या होता है, डायमीटर स्मॉल होता है या लॉन्ग होता है, और जो एक्सियल लेंथ होता है वो स्मॉल होता है या लॉन्ग होता है। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्लियर है? यहाँ पे हम पहले क्या करते हैं, सिंक्रोनस मशीन में रोटर का बात कर लेते हैं कि सिंक्रोनस मशीन में जो रोटर होता है वो कितने टाइप का होता है और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो रोटर जो सिंक्रोनस मशीन में यूज होता है वो जनरली दो टाइप का होता है, और एक सिलेंड्रिकल टाइप का होता है, सिलेंड्रिकल रोटर, और एक होता है सैलिएंट पोल रोटर, सैलिएंट पोल रोटर। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जो सिलेंड्रिकल की बात करते हैं अगर, तो सिलेंड्रिकल में जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो एक्सियल लेंथ ज़्यादा होता है और डायमीटर कम होता है। ठीक है। और सैलिएंट पोल में इसके अपोजिट होता है, एक्सियल लेंथ कम होता है और डायमीटर ज़्यादा होता है। अब देखिए यहाँ पे डायमीटर कम होने का मतलब ये हुआ कि जो स्पीड होगा वो हाई होता है, तो ये हाई स्पीड के लिए यूज किया जाता है। अब देखिए, ये एक्सियल लेंथ और डायमीटर थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ मैं कि क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये आपका कुछ ऐसा टॉप व्यू होता है, समझने के लिए आप समझ लीजिए बस, ये एक्सियल लेंथ कहलाता है। ठीक है। और ये जो होता है ये होता है आपको डायमीटर। ठीक है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि एक्सियल लेंथ ज़्यादा होता है सिलेंड्रिकल रोटर में, और डायमीटर कम होता है, और ये डायमीटर कम होने की वजह से ये हाई स्पीड पसंद करता है। इसीलिए जहाँ पे हाई स्पीड की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे सिलेंड्रिकल रोटर यूज किया जाता है। क्लियर है? ठीक। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए जो थर्मल है अपना, थर्मल पावर प्लांट, स्टीम पावर प्लांट और गैस पावर प्लांट, इन सब चीज़ों में क्या होता है, सिलेंड्रिकल रोटर टाइप सिलेंड्रिकल रोटर यूज किया जाता है। क्लियर है? और वहीं पे सैलिएंट पोल में एक्सियल लेंथ कम होता है, डायमीटर ज़्यादा होने की वजह से ये लो स्पीड होता है इसका। डायमीटर अगर ज़्यादा रहेगा तो लो स्पीड होगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है। तो लो स्पीड पर ये काम करता है। और इसका एग्जांपल ले सकते हैं हाइडल पावर प्लांट। जो हाइडल पावर प्लांट होता है वहाँ पे सैलिएंट पोल रोटर टाइप यूज किया जाता है। तो इसीलिए यही रीजन है कि सैलिएंट पोल रोटर को हाइड्रो जनरेटर भी बोला जाता है। क्लियर है? तो हाइड्रो जनरेटर भी बोला जाता है। तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा सिलेंड्रिकल रोटर और सैलिएंट पोल रोटर के बारे में। अब हम अगर क्वेश्चन को देखें तो टर्बो अल्टरनेटर के बारे में पूछा जा रहा है। तो जो टर्बो अल्टरनेटर होता है वो सिलेंड्रिकल टाइप रोटर इसमें यूज किया जाता है। और सिलेंड्रिकल रोटर का आपको कैरेक्टरिस्टिक पता है कि एक्सियल लेंथ ज़्यादा होता है और डायमीटर स्मॉल होता है। तो स्मॉल डायमीटर एंड लॉन्ग एक्सियल लेंथ, यानी ऑप्शन 1 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ 4 पोल मशीन 1 मैकेनिकल डिग्री करस्पॉन्ड्स टू डैश ऑफ इलेक्ट्रिकल डिग्री। देखिए, ये मैकेनिकल डिग्री दिया हुआ है 1 और इलेक्ट्रिकल डिग्री पूछा जाता है। ठीक है क्वेश्चन। तो देखिए, एक मैकेनिकल डिग्री और इलेक्ट्रिकल डिग्री में एक रिलेशन आता है, वो आपको पता होना चाहिए। क्या होता है रिलेशन? इलेक्ट्रिकल डिग्री यानी θe इज इक्वल टू P/2 इंटू θm,
यानी मैकेनिकल डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे P/2, P क्या है, पोल है, पोल 4 है यानी 4 रख दिए, 4/2 हो गया। और थीटा m क्या हो जाएगा, 1 मैकेनिकल डिग्री दिया है तो 1, यानी ये कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा आपको 2 इलेक्ट्रिकल डिग्री, यानी ऑप्शन 1 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला बस ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द सेम रेटिंग द साइज ऑफ लो स्पीड अल्टरनेटर इज डैश दैट ऑफ हाई स्पीड अल्टरनेटर। तो जैसे कि आपको पता है कि जो लो स्पीड अल्टरनेटर होता है उसमें कौन सा साइलेंट पोल यूज होता है, तो साइलेंट पोल रोटर यूज होता है जिसका डायमीटर क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। और डायमीटर ज़्यादा होता है मतलब उसका साइज जो होता है वो लार्ज होता है। ठीक है, तो साइज क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू हाई स्पीड अल्टरनेटर, क्योंकि हाई स्पीड अल्टरनेटर का जो डायमीटर होता है वो स्मॉल होता है। तो यहाँ से ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा अल्टरनेटर इज मोर देन दैट ऑफ हाई स्पीड, यानी ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, फॉर द सेम रेटिंग द साइज ऑफ लो स्पीड अल्टरनेटर इज मोर देन दैट ऑफ हाई स्पीड अल्टरनेटर। जो लो स्पीड अल्टरनेटर है उसका साइज जो होता है वो ज़्यादा होता है क्योंकि उसका डायमीटर लार्ज होता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द आर्मेचर वाइंडिंग ऑफ एन अल्टरनेटर द कॉइल स्पैन फॉल्स शॉर्ट ऑफ फुल पिच बाय 60 डिग्री इलेक्ट्रिकल, द पिच फैक्टर इज। देखिए 60 डिग्री इलेक्ट्रिकल दिया हुआ है कॉइल स्पैन और यहाँ पे पिच फैक्टर पूछा जा रहा है। तो देखिए जो पिच फैक्टर होता है वो पिच फैक्टर हम लोग Kp से डिनोट करते हैं और cos एप्सिलॉन बाई 2 होता है, जहाँ ये एप्सिलॉन यहाँ पे ये जो एंगल दिया जाता है वो होता है, यानी कि cos ऑफ 60 डिग्री बाई 2, तो यहाँ पे आ जाएगा cos 30 डिग्री, यानी कि √3/2, √3/2 यानी कि कितना हो जाएगा 0.866, यानी ऑप्शन 1 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए 3-phase अल्टरनेटर हैज 3 स्लॉट्स पर पोल, द डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑफ द वाइंडिंग इज। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको अच्छे से समझिए कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इसको KD से डिनोट किया जाता है और ये होता है sin m बीटा बाई 2, यानी कि sin m बीटा बाई 2 डिवाइड बाई m sin बीटा बाई 2, m sin बीटा बाई 2। अब देखिए इसमें जो m है वो कैसे निकालते हैं, m होता है नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल पर फेज, यानी नंबर ऑफ स्लॉट्स पर फेज, यानी कि फेज यहाँ मल्टीप्लाई होगा पर पोल, यानी नंबर ऑफ पोल्स। क्लियर है, तो यहाँ से m का वैल्यू निकलेगा और उसके बाद एक और चीज चाहिए आपको, बीटा क्या होता है, बीटा होता है 180 डिग्री अपॉन कॉइल स्पैन। और कॉइल स्पैन क्या होता है, कॉइल स्पैन इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल, यानी कि कॉइल स्पैन इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल। क्लियर है, तो इस तरह से हम लोग ये सारे वैल्यू को पुट करेंगे तो आ जाएगा KD। तो ये जितने भी यहाँ पे आपको दिख रहे हैं फॉर्मूले, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, इसको नोट जरूर कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर आपको नहीं पता हो तो इसमें हम निकालते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं। तो KD के लिए पहले m निकालते हैं, m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ स्लॉट्स पर फेज पर पोल। क्लियर है, तो नंबर ऑफ स्लॉट्स कितना है 3 है, तो 3 डिवाइड बाई फेज कितना है 3 फेज है यानी 3, और नंबर ऑफ पोल्स कितना है, तो यहाँ पे पोल्स नहीं दिया हुआ है। जब नंबर ऑफ पोल्स नहीं दिया हुआ है तो कैसे कैलकुलेट होगा, यहाँ पे देखिए स्लॉट्स पर पोल दिया हुआ है, यहाँ 3 स्लॉट्स पर पोल मतलब 3/1, मतलब यहाँ पे पर पोल दिया है यानी 1 दिया हुआ है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। हम लोगों को भी क्या चाहिए था, नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल। क्लियर है, तो यहाँ पे ये इकट्ठा 3 दिया हुआ है तो यहाँ पे ये 3 ले लिए और नंबर ऑफ फेज 3,
यानी कि 3 ये कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 1। एम का वैल्यू 1 आ गया। अब बीटा का वैल्यू देखिए कितना होगा, 180 डिग्री अपॉन कॉइल स्पेन। और कॉइल स्पेन क्या होता है, नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल, और नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे बीटा का वैल्यू आ गया 3, यानी कि ये आ गया कितना, 60 डिग्री। अब इस 60 डिग्री को यहाँ पे पुट कर दीजिए, आपको साइन एम का वैल्यू कितना है 1 और बीटा का वैल्यू कितना है 60 डिग्री बाई 2। क्लियर है। और उसके बाद यहाँ पे m का वैल्यू 1 है, साइन 60/2। तो यहाँ से अगर हम ध्यान से देखें तो दोनों साइन 30 आएगा और ये कैंसिल होके कितना आ जाएगा 1 के बराबर, यानी कि ऑप्शन थर्ड यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वोल्टेज रेगुलेशन of an alternator for a power factor of 0.8 lagging is dash at unity power factor। देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कोई अल्टरनेटर है जिसका पावर फैक्टर अगर 0.8 लैगिंग है तो उसका वोल्टेज रेगुलेशन ज़्यादा होगा या यूनिटी पावर फैक्टर है उसका वोल्टेज रेगुलेशन ज़्यादा होगा। क्वेश्चन क्लियर है। तो देखिए वोल्टेज रेगुलेशन जो होता है वो क्या होता है, वो एक तरह से अगर हम इसकी फार्मूला की बात करें तो फुल लोड वोल्टेज नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज अपॉन रेटेड वोल्टेज। ठीक है, तो ये होता है फार्मूला। परसेंटेज में चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें कि इसका क्या मीनिंग होता है, तो वोल्टेज रेगुलेशन का मीनिंग फ्लक्चुएशन होता है। जो फ्लक्चुएशन होते रहता है वोल्टेज में कम ज़्यादा, तो उसको हम लोग एक तरह से वोल्टेज रेगुलेशन बोलते हैं। तो वोल्टेज रेगुलेशन जितना कम रहेगा उतना सिस्टम अच्छा माना जाएगा। ठीक है, उतना सिस्टम एफिशिएंसी अच्छा माना जाएगा सिस्टम का। तो इसलिए वोल्टेज रेगुलेशन कम करने के लिए पावर फैक्टर को इम्प्रूव करते हैं। क्लियर है। यानी कि पावर फैक्टर यूनिटी है, अगर पावर फैक्टर यूनिटी है इसका मतलब क्लियर है कि वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा, कम होगा। क्लियर है। मतलब ये हुआ कि जो 0.8 लैगिंग पावर फैक्टर है उसका वोल्टेज रेगुलेशन ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू यूनिटी पावर फैक्टर का। क्लियर है। यानी ऑप्शन 1 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पर फेज डीसी आर्मेचर रेजिस्टेंस of an alternator is 0.5 ohm. The effective AC armature resistance would be about। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि डीसी आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.5 ओम दिया हुआ है, अगर हमको एसी आर्मेचर रेजिस्टेंस इफेक्टिव एसी आर्मेचर रेजिस्टेंस निकालना होगा तो कितना होगा। तो देखिए डीसी में 0.5 है, ठीक है। एसी में क्या होता है कि स्किन इफेक्ट होता है, हार्मोनिक्स होते हैं, इनके वजह से आपको पता है कि स्किन इफेक्ट की वजह से जो एसी का रेजिस्टेंस होता है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू डीसी। ठीक है। और इसका जो फैक्टर होता है फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, और फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है इसलिए 1.2 से लेके 1.8 के बीच में ये फैक्टर लाई करता है। मतलब इनके बीच मल्टीप्लाई करके हम लोग डीसी में एसी में कन्वर्ट करते हैं। क्लियर है। मतलब ये हुआ कि अगर हम 50 हर्ट्ज की बात करें, जनरली 50 हर्ट्ज इंडिया में यूज किया जाता है, तो 50 हर्ट्ज के लिए फैक्टर 1.5 होता है। मतलब अगर हम डीसी रेजिस्टेंस में 1.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, एसी में कन्वर्ट हो जाएगा, इफेक्टिव एसी मिल जाएगा आपको। क्लियर है। यानी कि यहाँ पे 0.5 आपको डीसी दिया हुआ है, तो अगर इसको इफेक्टिव एसी में कन्वर्ट करना होगा तो 1.5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 1.5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको 0.75, यानी कि ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डीसी आर्मेचर रेजिस्टेंस of a star connected alternator measured across its two terminal is 0.5 ohm. The per phase resistance is। देखिए क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि एक स्टार कनेक्टेड अल्टरनेटर है जिसमें डीसी आर्मेचर रेजिस्टेंस दो टर्मिनल के बीच 0.5 ओम मेजर किया जा रहा है, तो पर फेज रेजिस्टेंस कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे स्टार कनेक्टेड सिस्टम है, स्टार यानी कि कुछ ऐसा सिस्टम दिया हुआ है, ऐसा है और इसमें कनेक्टेड है। तो देखिए यहाँ पे दो फेज का मतलब ये हुआ
स्टार में कि इसके और इसके बीच का जो रेजिस्टेंस है मेजर किया जा रहा है वो 0.5 ओम है। क्लियर है? और जो दो टर्मिनल के बीच में कितना रेजिस्टेंस आ रहा है, तो ये दो रेजिस्टेंस आ रहा है, मतलब ये दो रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट 0.5 है। तो पर फेज की बात हो रही है, मतलब अगर एक फेज की बात करें, दो फेज में 0.5 आ रही है, तो एक फेज में कितना आएगा 0.25, उसके आधा, क्योंकि ये दो रेजिस्टेंस मिल के आपको दो टर्मिनल के बीच में यही दो रेजिस्टेंस आएंगे और इन दोनों के बीच में 0.5 है, यानी कि एक फेज की बात करें अगर एक के बीच में, तो ये 0.25 आ जाएगा। क्लियर है? यानी ऑप्शन थर्ड यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम विथ विच सेवरल अल्टरनेटर आर पैरेलल कैन बी इंक्रीज्ड बाय साइमल्टेनियसली डैश ऑफ ऑल जनरेटर। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि जब बहुत सारे अल्टरनेटर पैरेलल में कनेक्टेड रहते हैं तो उसका फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कब होता है, जब सारे जनरेटर का एक साथ फील्ड एक्साइटेशन इंक्रीज करते हैं तब, या डिक्रीज करते हैं तब, या इंक्रीज द स्पीड ऑफ प्राइम मूवर, जब प्राइम मूवर का स्पीड इंक्रीज करते हैं तब, या डिक्रीज करते हैं स्पीड तब। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्लियर है? तो आपको पता है कि स्पीड इज इक्वल टू होता है 120 एफ अपॉन पी, यहाँ से एफ इज इक्वल टू आ जाएगा एन इंटू पी अपॉन 120। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो स्पीड है इस पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर सब सारे अल्टरनेटर का एक साथ स्पीड इंक्रीज कर दिया जाए तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन आपका थर्ड यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाय इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ प्राइम मूवर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है when the speed of an alternator is reduced by half the generated EMF will become। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अगर अल्टरनेटर का स्पीड हाफ कर दिया जाए तो EMF कितना जनरेट होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे हम लोगों को पता है एक रिलेशन EMF का MP5Z अपॉन 60 यही होता है रिलेशन। अब यहाँ से अगर हम स्पीड देखें तो ये आ जाता है बैक EMF EB अपॉन फाई फ्लक्स। तो यहाँ पे देखिए फ्लक्स कांस्टेंट है तो स्पीड क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EMF। ठीक है, बैक EMF या EMF। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर स्पीड हाफ हो जाता है, तो बैक EMF भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन थर्ड यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वोल्टेज ड्रॉप इन एन अल्टरनेटर व्हेन अंडर लोड इज ड्यू टू। जो वोल्टेज ड्रॉप होता है अल्टरनेटर में वो किसकी वजह से होता है, तो आर्मेचर रेजिस्टेंस की वजह से भी होता है, आर्मेचर रिएक्टेंस की वजह से भी होता है और आर्मेचर रिएक्शन की वजह से भी होता है। यानी आपका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन अल्टरनेटर सप्लाइंग पावर टू ए लोड विथ लीडिंग पावर फैक्टर ऑलवेज हैज डैश वोल्टेज रेगुलेशन। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि अगर अल्टरनेटर लीडिंग पावर फैक्टर लोड सप्लाई करता है तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा। क्लियर है क्वेश्चन? देखिए लीडिंग लोड सप्लाई करने का मतलब हुआ कि कैपेसिटिव टाइप का लोड सप्लाई किया जा रहा है, और कैपेसिटिव टाइप का लोड में जब मेन फ्लक्स होता है, मेन फ्लक्स उस पर आर्मेचर फ्लक्स का इफेक्ट मैग्नेटाइजिंग नेचर का होता है। इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है कि अगर कोई लोड दिया हुआ है तो उसमें मेन फ्लक्स पे आर्मेचर फ्लक्स का इफेक्ट क्या होता है, मैग्नेटाइजिंग, डीमैग्नेटाइजिंग, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, तो इसके लिए बनाएंगे अलग से वीडियो। लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप बस इतना समझ लीजिए कि लीडिंग पावर फैक्टर यानी कि कैपेसिटिव लोड अगर सप्लाई किया जा रहा है तो जो मैग्नेटाइजिंग नेचर का होता है, मतलब ये हुआ कि जो मेन फ्लक्स है, मेन फ्लक्स उस पर जो इफेक्ट होगा आर्मेचर फ्लक्स का वो मैग्नेटाइजिंग नेचर का होगा। यानी कि मेन फ्लक्स में वो फ्लक्स ऐड हो जाएगा आर्मेचर फ्लक्स। तो जब आर्मेचर फ्लक्स मेन फ्लक्स में ऐड होगा इसका मतलब ये हुआ कि ये फ्लक्स ज़्यादा हो गया ओवरऑल। तो ओवरऑल फ्लक्स जब ज़्यादा हो जाता है तो क्या होगा, इसकी वजह से जो EMF इंड्यूस होगा
वो भी ज़्यादा होगा ईएमएफ। तो ईएमएफ जब इंड्यूस ज़्यादा होगा यानी कि नो लोड साइड से ज़्यादा इंड्यूस ईएमएफ यहाँ पे हो गया फुल लोड साइड में। तो यही रीजन है कि यहाँ पे वोल्टेज भी ज़्यादा हो जाता है, तो जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है वो निगेटिव हो जाता है। क्यों? क्योंकि वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, V नो लोड माइनस V फुल लोड अपॉन V रेटेड। रेटेड मतलब V फुल लोड। तो इस केस में ये जो फुल लोड का है वोल्टेज यहाँ पे दिखा हुआ है ये ज़्यादा हो जाता है। क्यों ज़्यादा हो जाता है? क्योंकि आर्मेचर का फ्लक्स मैग्नेटाइजिंग नेचर का होता है कैपेसिटिव के लिए, और ये ऐड हो जाता है, और फ्लक्स ज़्यादा होने से ईएमएफ ज़्यादा हो जाता है यानी वोल्टेज ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे ये मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो जाता है, इसलिए वोल्टेज रेगुलेशन निगेटिव हो जाता है। अगर ये वाला वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या हो जाएगा, निगेटिव नेचर का हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए टू पोल अल्टरनेटर इज रनिंग एट 1500 आरपीएम, इट्स एंगुलर वेलोसिटी इज। एंगुलर वेलोसिटी पूछा जा रहा है रेडियन पर सेकेंड। देखिए एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, ओमेगा ये होता है, यानी कि 2 पाई एन एस ये होता है एंगुलर वेलोसिटी 2 पाई एन एस। तो यहाँ पे देखिए 2 पाई अगर आरपीएम में है तो एन एस को आरपीएम में कन्वर्ट करना होता है तो 60 से डिवाइड करते हैं, यानी 2 पाई एन अपॉन 60। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए ये 2 पाई हो गया और ये 60 हो गया, और ये एन आपको दिया हुआ है 1500 आरपीएम, यानी 1500 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, ये 6 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 25। तो 50 पाई, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे अगर 50 पाई का वैल्यू पुट कर देते हैं 3.14, तो कितना आ जाएगा 157 रेडियन पर सेकेंड, यानी कि ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए 5000 kVA 1100 volt 50 Hz star connected 3-phase alternator has armature resistance of 0.1 ohm per phase and synchronous reactance per phase of 1.5 ohm. Find the generated EMF per phase. पावर फैक्टर यूनिटी दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, और इसमें जनरेटेड ईएमएफ पूछा जा रहा है। तो देखिए ये इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, हर जगह पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, ये जनरेटेड ईएमएफ तो पूछा जाता है, लेकिन जो मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है वोल्टेज रेगुलेशन, और आपको ये सारी डेटा दिया जाता है, और पावर फैक्टर कभी लीडिंग दे देगा, कभी लैगिंग दे देगा, कभी यूनिटी पावर फैक्टर दे देगा। ठीक है, तो वोल्टेज रेगुलेशन निकालने के लिए बस एक ही चीज़ की ज़रूरत होती है, EF माइनस VT अपॉन VT, ये होता है वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला। और वोल्टेज रेगुलेशन जो ये VT है टर्मिनल वोल्टेज, ये आपको हमेशा दिया जाता है, जैसे यहाँ पे 1100 वोल्ट दिया हुआ है, और यहाँ पे बस आपको कैलकुलेट करना रहता है EMF, जनरेटेड EMF। ठीक है, EF, तो इसका वैल्यू बस कैलकुलेट कर लेते हैं अगर, तो आराम से वोल्टेज रेगुलेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बस यही जनरेटेड EMF पूछा जा रहा है, तो इसको कैलकुलेट करने का बहुत सिंपल तरीका है। आप हर क्वेश्चन में ये अप्लाई कर सकते हैं, चाहे गेट का क्वेश्चन हो या कोई भी क्वेश्चन हो। गेट में तो बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको एक्सप्रेशन बता देता हूँ। अगर आपको लगता है कि ये इसका एक्सप्रेशन कहाँ से आया है तो उसको मैं डिटेल में अलग वीडियो में बता दूंगा, अगर आपको चाहिए हो तो बता देना। जैसे अगर हम पहले केस लेते हैं लैगिंग पावर फैक्टर के लिए, ठीक है, लैगिंग लोड के लिए अगर हम देखें तो हम कैसे निकालेंगे जनरेटेड ईएमएफ। इसके लिए फॉर्मूला है EF स्क्वायर इज इक्वल टू VT cos थीटा प्लस IARA का होल स्क्वायर प्लस VT sin थीटा प्लस IAXS का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये लैगिंग लोड के लिए है, अगर आपको EF चाहिए तो इसको अंडर रूट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, EF मिल जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे ये लैगिंग लोड के लिए है, और अगर आपको ये चीज़ें पता है
तो आप लीडिंग लोड के लिए भी निकाल सकते हैं। लीडिंग लोड में क्या हो जाएगा, जो थीटा होगा वो क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। लीडिंग लोड में थीटा निगेटिव हो जाएगा। अब सपोज कीजिए हम दूसरे केस में यूनिटी पावर फैक्टर ही लेते हैं, तो यूनिटी पावर फैक्टर में क्या होता है, cos थीटा 1 हो जाता है। ठीक है, जैसे कि इस क्वेश्चन में हम लोगों को निकालना है यूनिटी पावर फैक्टर के लिए, तो यूनिटी पावर फैक्टर का अगर देखें तो cos थीटा 1 हो गया, तो cos थीटा 1 हो गया तो यहाँ पे क्या बचा, EF स्क्वायर इज इक्वल टू VT बचा प्लस IARA का होल स्क्वायर प्लस, अब जब पावर फैक्टर 1 हो गया यानी कि cos थीटा 1 हो गया, मतलब थीटा इक्वल टू 0 होगा तभी पावर फैक्टर 1 है, cos थीटा 1 है, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि ये टर्म क्या हो गया, 0 हो गया। तो क्या बचा, IA बचा सिर्फ, तो IA का होल स्क्वायर। तो अगर यूनिटी पावर फैक्टर है तो सिर्फ ये वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको मिल जाएगा। क्लियर है। और वहीं पे अगर हम बात कर लेते हैं तीसरे नंबर पे लीडिंग लोड के लिए, लीडिंग लोड के लिए, तो लीडिंग लोड के केस में क्या हो जाएगा, लीडिंग लोड के केस में जो थीटा है वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो निगेटिव जब हो जाएगा तब EF क्या हो जाएगा, देख लेते हैं। EF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VT cos थीटा, थीटा निगेटिव हो या पॉजिटिव हो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉजिटिव ही होता है, तो यहाँ पे VT cos थीटा सेम रहेगा प्लस IARA, ये सेम रहेगा, IARA का होल स्क्वायर। दूसरे टर्म में है VT sin थीटा प्लस IA का होल स्क्वायर। तो VT sin थीटा है वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, थीटा निगेटिव होने की वजह से। तो और IA तो वैसे ही रहेगा, तो पहले IA लिख लेते हैं, IA और ये VT sin थीटा क्या हो गया, माइनस हो गया है, तो माइनस VT sin थीटा का होल स्क्वायर, तो ये होल स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से हम लीडिंग लोड के लिए भी EF यानी कि जनरेटेड EMF कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो कैसे करेंगे, यूनिटी पावर फैक्टर है तो यूनिटी पावर फैक्टर का लेंगे, तो यूनिटी पावर फैक्टर में आपको VT दिया हुआ है 1100, तो 1100। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि अगर यहाँ पे चेक करना होगा कि स्टार कनेक्टेड है कि डेल्टा कनेक्टेड है, यहाँ पे स्टार कनेक्टेड है। ठीक है, तो स्टार कनेक्टेड है तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जनरेटेड EMF पर फेज चाहिए आपको, यानी फेज EMF चाहिए। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसको फेज वोल्टेज लेना होगा, यानी 1100/√3 करना होगा यहाँ पे। ठीक है, तो 1100/√3 करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आर्मेचर करंट पूछा जा रहा है, तो आर्मेचर करंट यहाँ पे नॉर्मली नहीं दिया जाता है, तो आर्मेचर करंट हम लोग को निकालना होगा। यहाँ पे 5000 kVA दिया हुआ है इसके हेल्प से। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। ये पहला चीज आपको VT चाहिए, तो VT इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, VT इज इक्वल टू फेज वोल्टेज की बात करें तो 1100/√3 हो गया, तो ये कितना आ गया, 635 आ गया, 635 वोल्ट। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे IA चाहिए, आर्मेचर रेजिस्टेंस तो दिया हुआ है, IA चाहिए, तो IA कैसे निकालेंगे। IA के लिए यहाँ पे देखिए 5000 kVA दिया हुआ है। क्लियर है, तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं √3 VL IL cos phi, अगर वो किलोवाट में जाता तो, लेकिन यहाँ पे kVA में दिया है तो √3 VL IL इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5000 इंटू 10⁻³ लिख लेते हैं VMA के लिए। अब यहाँ पे देखिए लाइन वोल्टेज आपको पता है और यहाँ पे लाइन करंट निकलेगा, तो लाइन करंट और फेज करंट स्टार कनेक्शन में सेम होता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, लाइन करंट निकाल लें या फेज करंट। तो लाइन करंट कितना हो जाएगा, 5000 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई √3 इंटू लाइन वोल्टेज। तो लाइन वोल्टेज कितना है, 1100 वोल्ट, 1100 वोल्ट। तो यहाँ से आपको लाइन वोल्टेज मिल जाएगा, तो लाइन वोल्टेज मिल गया, टर्मिनल वोल्टेज पता है, आर्मेचर रेजिस्टेंस दिया हुआ है और यहाँ पे भी आर्मेचर करंट मिल गया और सिंक्रोनस रिएक्टेंस दिया हुआ है, तो सारा वैल्यू दिया हुआ है, तो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है, अगर मैं इसे कैलकुलेट करने चलूँ तो फालतू में वीडियो लंबा हो जाएगा, आप इसे आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको सारी चीज़ें पता हो गया है कि कैसे निकालना है, क्या करना है। ठीक है।